गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है विसरण दाब न्यूनता यानी कि डीपीडी। तो डीपीडी क्या है? शुद्ध जल यानी कि जो विलायक होता है उस विलायक का विसरण दाब अधिकतम होता है। यदि उस शुद्ध जल में विलेय पदार्थ मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए? विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो विलयन का विसरण जो दाब होता है वो शुद्ध जल से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः शुद्ध जल और विलयन के विसरण दाब में जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को ही अपन क्या कहते हैं? डीपीडी कहते हैं। शुद्ध जल और विलयन के विसरण दाब में जो ये अंतर पाया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे? विसरण दाब न्यूनता कहेंगे। परिभाषा क्या होगी? समान ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर विलयन का विसरण दाब और शुद्ध जल के विसरण दाब में पाए जाने वाले अंतर को अपन कहते हैं डीपीडी। शुद्ध जल समान ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर विलयन के विसरण दाब और शुद्ध जल के विसरण दाब यानी कि विलायक के विसरण दाब में पाए जाने वाले अंतर को अपन क्या कहेंगे? विसरण दाब न्यूनता यानी कि डीपीडी कहेंगे। उसके बाद में जैसे जो डीपीडी है, इस डीपीडी को चूषण दाब भी कहते हैं। विलायक को अवशोषित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। डीपीडी को क्या कहेंगे? चूषण दाब भी कहते हैं। और यह है विलायक को अवशोषित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में कहें, डीपीडी किसी भी कोशिका में जल की मांग को इंगित करती है। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी लाइन? जो डीपीडी होती है वो किसी भी कोशिका में किसकी मांग को इंगित करती है? जल की मांग को इंगित करती है। अब इसमें देखो दो चीजें याद रखने योग्य हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी का मान कितना होगा? और मैंने बताया कि जो डीपीडी है वो किसी भी कोशिका में जल की मांग को क्या करती है? इंगित करती है। तो मैंने क्या लिखा? पूर्ण स्फीत कोशिका में जो कोशिका फूली हुई है तो उस कोशिका में डीपीडी का मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोशिका फूली हुई है और फूली हुई है तो कोशिका के अंदर जल की मांग और नहीं होगी, यानी कि बाहर से अंदर जल प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी कि मांग नहीं है तो प्रवेश नहीं करेगा। तो इसका मतलब डीपीडी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, पूर्ण सलत कोशिका यानी कि पिचकी हुई कोशिका, पिचकी हुई कोशिका में डीपीडी का मान, तो ध्यान रखना कोशिका पिचकी हुई है यानी कि जैसे उसको अपन पानी में डालेंगे तो पानी बाहर से अंदर उसमें क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा, यानी कि कोशिका के अंदर जल की क्या है? मांग है। और यदि अपन की कोशिका कैसी हो? पिचकी हुई हो, सलत हो, तो उस कोशिका में डीपीडी का जो मान होगा वो कितना होगा? वो अधिकतम होगा। किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो डीपीडी क्या है? किसी भी कोशिका में जल की मांग को क्या करता है? वो इंगित करता है। और यहां पर अपन बात करें पूर्ण स्फीत कोशिका है, फूली हुई कोशिका है, तो फूली हुई कोशिका के अंदर जल की मांग नहीं होगी, जल की मांग नहीं होगी तो उसका डीपीडी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
और यदि कोशिका सलाख है, पिचकी हुई है, तो उसमें डीपीडी का मान कितना हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो ये हमारा जो डीपीडी हो गया। अगला जो पॉइंट आता है वो है डीपीडी, ओपी और टीपी में अंतर, या फिर अपन समझ लीजिए डीपीडी, ओपी, टीपी में संबंध। तो तीनों के मध्य क्या है संबंध? क्या है? देखो यहां पर जो डीपीडी है, डीपीडी को अपन विसरण दाब न्यूनता कहेंगे, ओपी को अपन ऑस्मेटिक प्रेशर यानी कि प्राशन दाब कहेंगे, और टीपी को टर्गर प्रेशर यानी कि इसको अपन कहेंगे स्पीड दाब। तो इन तीनों के मध्य संबंध क्या है? तो तीनों के मध्य संबंध आपको लिखना है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यदि ओपी में से ऑस्मेटिक प्रेशर में से यदि ट्रिगर प्रेशर को आप हटा देंगे तो आपके पास किसका मान आ जाएगा? डीपीडी का मान आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीपीडी, ओपी और टीपी में अंतर लिखिए, तो समस्या नहीं आनी चाहिए। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, तो ये इन तीनों में संबंध हो गया। अगला जो टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक हमारा ये है कि विभिन्न दाबों में पारस्परिक संबंध। विभिन्न दाबों में पारस्परिक संबंध। देखो विभिन्न दाबों में आपस में क्या संबंध है, जिसमें अपना पहला जो पॉइंट होगा, और पहला पॉइंट ये है जब कोशिका पूर्ण सलग अवस्था में होती है, तब यानी कि जब कोशिका पूर्ण अवस्था में क्या होती है? सलग होती है। तो उस स्थिति में सलग अवस्था में होती है तब स्पीड जो दाब होगा यानी कि टीपी होगा, ये कितना होगा? 0 होता है। और शून्य होगा, अतः तो डीपीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा? ओपी के बराबर हो जाएगा। वो कैसे है? आपके पास फॉर्मूला है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये फॉर्मूला है। और मैंने आपको क्या कहा, जब कोई भी कोशिका कैसी अवस्था में? पिचकी हुई अवस्था में। तो इससे पहले मैंने आपको लिखवाया तो पिचकी हुई अवस्था में है, तब उसमें जो टीपी का जो मान होगा वो टीपी का मान कितना होगा? स्पीड दाब का मान 0 होगा। और सलग अवस्था में है तो उस अवस्था में टीपी का मान कितना होगा? अधिकतम होगा। तो यहां पर अपन मान रख देंगे, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0। तो इसको अपन हल करेंगे तो डीपीडी बराबर क्या आ जाएगा? ओपी। यहां से अपना ये फॉर्मूला निकल कर आ गया कि डीपीडी किसके बराबर होता है? डीपीडी किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट अपना ये है, यदि कोशिका पूर्ण रूप से स्फीत अवस्था में है, कोशिका कैसी अवस्था में? स्फीत अवस्था में। तो स्फीत अवस्था यानी कि फूली हुई है, और फूली हुई अवस्था है तो टीपी का मान कितना होगा? टीपी का मान कितना होगा? अधिकतम होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब फूली हुई अवस्था में है तो डीपीडी का मान
कितना होगा, शून्य होगा। और ये मैंने आपको लिखवाया था, पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी का मान शून्य है, क्योंकि स्फीत कोशिका के अंदर जल की मांग नहीं होगी, तो कितना हो जाएगा, शून्य। अब अपने पास फॉर्मूला है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। डीपीडी का मान कितना है, शून्य, ओपी माइनस टीपी पक्षांतर कर लो तो ओपी का मान किसके बराबर हो जाएगा, टीपी के बराबर। ठीक है, जवाब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डीपीडी का मान ओपी के बराबर कब होगा, जब कोशिका कैसी अवस्था में होगी, पूर्ण शलभ अवस्था में। और ओपी का मान टीपी के बराबर कब होगा, जब कोशिका कैसी अवस्था में होगी, स्फीत अवस्था में होगी। क्योंकि जब कोशिका स्फीत अवस्था में होती है उस समय डीपीडी का मान यानी कि कोशिका के अंदर जल की मांग क्या है, बिल्कुल नहीं है। डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, शून्य। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन, जब कोशिका क्या होगी, पूर्ण स्फीत अवस्था में होती है तो डीपीडी का मान शून्य होता है। और डीपीडी का मान शून्य होगा यानी कि कोशिका के अंदर जल की मांग होगी। ये थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। जब कोशिका स्फीत अवस्था में होती है तो उस समय कोशिका के अंदर जो जल की मांग होगी वो क्या होगी, अधिकतम होगी। तो यहां से आपको वो करना है, तो यहां पर ये शून्य हो जाएगा और ये आपके पास ओपी का मान किसके बराबर आ जाएगा, टीपी के बराबर आएगा। और ये कब होगा, जब कोशिका स्फीत अवस्था में है। ठीक है, स्फीत अवस्था में डीपीडी का मान कितना हो जाएगा, शून्य। तो ये अपना इन तीनों में संबंध हो गया। उसके बाद में जो अगली जो परिभाषा आती है, वो अगली जो परिभाषा होगी वो है जल विभव। जल विभव की जो अवधारणा है वो किसने दी, तो जल विभव की जो अवधारणा है वो सबसे पहले दी थी आर के सलेटियर और एस ए टायलर ने। जल विभव की जो अवधारणा आर के सलेटियर और टायलर नामक वैज्ञानिक ने 1960 में दी। जल विभव की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी, आर के स्टेलियर और एस के टायलर ने 1960 में प्रस्तुत की थी। देखो, जल विभव है, जल विभव को ग्रीक शब्द साई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यहां पर वाटर मार्क लगा देंगे। जल विभव की जो अवधारणा किसने दी, आर के सलेटियर और टायलर ने 1960 में प्रस्तुत की। जल विभव को ग्रीक शब्द यानी कि साइज से व्यक्त करते हैं। इसके जो मापन की जो इकाई है वो होती बार, या फिर अपन लिख सकते हैं क्या, वायुमंडलीय। जल विभव की जो इकाई है, मापन की इकाई, वो क्या होती है, बार, या फिर अपन लिख सकते हैं वायुमंडलीय। देखो, जल विभव की परिभाषा क्या होगी, जल विभव को साई डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। शुद्ध जल के अणुओं की
मुक्त स्वतंत्र ऊर्जा माइनस विलयन के जल के अणुओं की मुक्त स्वतंत्र ऊर्जा। इन दोनों के अंदर जो अंतर होगा उस अंतर को अपन कहते हैं क्या? जल विभव। शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त स्वतंत्र ऊर्जा में से विलयन के जल के अणुओं की मुक्त स्वतंत्र ऊर्जा को यदि अपन घटा देंगे तो वो जल विभव की परिभाषा हो जाएगी। और शुद्ध जल के लिए जल विभव का मान शुद्ध जल के लिए जल विभव का जो मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, शुद्ध जल के लिए जल विभव का जो मान होगा वो कितना होगा? 0 होता है। अब कुछ वर्तमान में ऊष्मा गति के अनुसार है तो यह आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में ऊष्मा गतिकी के अनुसार, देखो वर्तमान में ऊष्मा गति के अनुसार क्या है? पहला जो पॉइंट है डीपीडी को जल विभव कहते हैं और इसे साई डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। इससे व्यक्त करते हैं, डीपीडी को जल विभव कहते हैं और इसे साई डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। और इसका जो मान होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो आप लिख देना डीपीडी बराबर, पहला पॉइंट अपना ये होगा कि डीपीडी को अपन क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। इससे साई डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं डीपीडी को और इसका जो मान होता है वो कैसा होता है? वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट अपना ये हो गया। दूसरा है दाब विभव। इसे आप क्या कह सकते हैं? प्रासरणी विभव भी कह सकते हैं। चलो आप ऐसे लिख लो, ओपी को विलय विभव या प्रासरणी विभव कहते हैं और इसे व्यक्त करेंगे साई एस से व्यक्त करते हैं। इसका मान भी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो अपन लिख सकते हैं ओपी बराबर साई एस और इसके आगे चिन्ह लगा देंगे ऋणात्मक। दूसरा पॉइंट अपना यहां से निकल कर आ गया कि ओपी को विलय विभव या प्रासरणी विभव कहते हैं। इसे साई एस से व्यक्त करते हैं और इसका जो मान भी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तीसरा जो पॉइंट होगा, टारगेट प्रेशर टीपी को दाब विभव भी कहते हैं और इसे व्यक्त करेंगे टीपी को साई पी से व्यक्त करेंगे
और इसका जो मान होगा वो कैसा होगा, वो धनात्मक होगा, तो अपने पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर टीपी है, टीपी बराबर ये दाब विभव, ये अपने पास 3 पॉइंट आ गए। कितने पॉइंट आ गए? 3 पॉइंट अपने पास निकल कर आ गए, जिसमें नंबर 1 हो गया, वापस से देख लो, डीपीडी को जल विभव कहते हैं और इसे साइड डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। इसका मान कैसा होता है? ऋणात्मक। तो डीपीडी बराबर साइड डब्ल्यू। ओपी यानी कि प्रासरण दाब को अपन विलय विभव भी कह सकते हैं, प्रासरण विभव कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करेंगे प्रासरण दाब को? देखो एस, ठीक है। और इसका मान भी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा? साई एस। टीपी को अपन क्या कहेंगे? दाब विभव भी कहते हैं। और इससे किससे व्यक्त करेंगे? साई पी से व्यक्त करेंगे। और इसका मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो टीपी बराबर क्या आ जाएगा? साई पी। और इसका मान कैसा होगा? धनात्मक। देखो आगे चलते हैं अपन। जल विभव 3 आंतरिक कारकों को जोड़कर बना है। जल विभव को 3 आंतरिक कारकों को जोड़ा है। जल विभव में 3 आंतरिक कारकों को जोड़ा गया है। 3 आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? एक अपना साई एस है, एक साई पी है और एक साई है। साई है इसको अपन कहेंगे मैट्रिक्स विभव, इसको अपन कहेंगे दाब विभव और इसको अपन कहेंगे विलय विभव या प्रासरणी विभव। अब देखो जल विभव बराबर विलय विभव प्लस दाब विभव प्लस मैट्रिक्स विभव। अब यहां पर ये जो मैट्रिक्स विभव होता है, इस मैट्रिक्स विभव का मान, मैट्रिक्स विभव का मान क्या होगा? अत्यंत कम होता है। इसलिए इसकी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए मैट्रिक्स विभव को अपन नगण्य मानकर क्या कर सकते हैं? छोड़ भी सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, यानी कि जो जल विभव है, जल विभव में 3 आंतरिक कारकों को जोड़ा गया है, जिसमें विलय विभव है, दाब विभव है और मैट्रिक्स विभव है। लेकिन इस मैट्रिक्स विभव का जो मान होता है वो अत्यंत कम होता है, इसलिए इसकी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए मैट्रिक्स विभव को नगण्य मानकर क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। तो जल विभव साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये आपको याद रखना है। यानी कि जल विभव का जो मान है, विलय विभव और दाब विभव के योग के क्या होता है? बराबर है। जल विभव का जो मान है वो किसके बराबर होगा? विलय विभव और दाब विभव, इन दोनों के योग के बराबर कौन होता है? जल विभव। तो ये अपना टॉपिक हो गया। एक अपना जो लास्ट टॉपिक और बचा अंतः शोषण, इसको देख लेते हैं। देखो अंतः शोषण की परिभाषा क्या होगी? अंतः शोषण, अंतः शोषण क्या है? अंतः शोषण एक भौतिक प्रक्रिया है
कैसी प्रक्रिया है? अंतर शोषण एक भौतिक प्रक्रिया है। अंतर शोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी है। ठीक है, अंतर शोषण भौतिक प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। और अंतर शोषण एक प्रकार का विसरण ही है। अंतर शोषण एक प्रकार का क्या है? विसरण। परिभाषा देखें तो इसकी जो परिभाषा क्या होगी? परिभाषा इसकी हो जाएगी कि ऐसे ठोस या अर्ध ठोस, ऐसे ठोस या अर्ध ठोस या फिर कार्बनिक पदार्थ जो जल को क्या करते हैं? जो जल को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी? अंतर शोषण कहलाती है। ऐसे ठोस, अर्धठोस या कार्बनिक पदार्थ जो जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है कौन सी? अंतर शोषण। और ऐसे पदार्थ जिनमें यह क्रिया होती है, लिख सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें यह क्रिया होती है उसे अंतर शोषक कहते हैं। उससे अपन क्या कहेंगे? अंतर शोषक कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें ये क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? अंतर शोषक। अब इसका महत्व और देख लो। देखो, इस क्रिया के कारण जो बीज होते हैं वो जल को अवशोषित करके क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। एक महत्व तो इसका ये हो गया, यानी कि इस क्रिया के द्वारा जो बीज होते हैं वो जल को अवशोषित करके क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। नंबर 2, इस क्रिया के द्वारा पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने का काम भी लिया जाता है। कैसे लेंगे? जिससे कोई भी चट्टान की दरार है, उस चट्टान की दरार में अपन लकड़ी डाल देंगे, जब बरसात होगी तो लकड़ी फूलेगी तो चट्टान में दरार क्या हो जाएगी? आ जाएगी और चट्टान टूट जाएगी। तो दूसरा महत्व इसका ये हो गया कि इस क्रिया के द्वारा पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। नंबर 3, बरसात के दिनों में खिड़कियां और दरवाजे जल को अवशोषित करके क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। नंबर 4, इस क्रिया के द्वारा शुष्क फल और बीजाणु धानियों का क्या हो जाता है? स्फुटन हो जाता है। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि आदि पादपों की जो आदर्ता ग्राही जड़ें होती हैं वो जल का जो अवशोषण होती है वो कौन सी विधि के द्वारा करती है? अंतर शोषण। तो ये इसका महत्व हो गया। नंबर 1, जल का अवशोषण करके बीज फूल जाते हैं। बरसात के दिनों में खिड़कियां, दरवाजे जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं, अंतर शोषण के कारण होता है। अगला पॉइंट, यानी कि अंतर शोषण के द्वारा पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ सकते हैं। शोषक फल और बीजाणु धानियों का स्फुटन भी अंतर शोषण के द्वारा होते हैं।
और अधिपादपों की जो आर्द्रताग्राही जड़ें होती हैं, वो आर्द्रताग्राही जड़ें भी इस क्रिया के द्वारा, अंतः शोषण के द्वारा ही जल का क्या करती है, अवशोषण करती है।